हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ्रो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे की टॉप 6 की पॉइंट्स जो कि आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के वक्त ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो इन 6 जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर उनको हम लोग एक एक करके डिटेल में हर एक सेशन में समझेंगे कि किस तरीके से इस पार्ट को हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए। देखिए, आइडियली प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हो और आप जब नया कोई चीज़ सीख रहे होते हो तो एक जो नोवाइस ट्रेडर है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो कोई एक पार्ट पर ही फोकस करके रह जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर उसने कैंडलस्टिक सीखा, कोई एक पैटर्न सीख लिया, ठीक है, और मान लीजिए कि उसने इनगल्फिंग कैंडल सीख लिया, ठीक है, या डार्क क्लाउड सीख लिया, या फिर जो राइजिंग स्टार्स या शूटिंग स्टार होते हैं, ये सारा अगर उन्होंने सीख लिया तो वो उसी को जाकर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नाउ यही एक हो जाती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरी बात क्या हो जाती है कि फिर वो सीख जाते हैं ट्रायंगल पैटर्न, चैनल पैटर्न, राइट। तो इस तरह के फिर वो प्राइस एक्शन पैटर्न सीख लेते हैं और फिर जब भी जिस तरह भी वो ब्रेकआउट देता है वो एंट्री करने लग जाते हैं। वहाँ पे हो जाती है सेकंड मिस्टेक। ठीक है, कोई भी चीज़ को आप अगर प्राइस एक्शन ट्रेड के थ्रू अगर आप ट्रेड करने वाले हो तो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन करनी पड़ेंगी, तो ही जाकर आप लोग क्लियर कट तरीके से इस चीज़ को ओवरऑल कर पाओगे, या नहीं तो फिर बहुत टाइम पे आप रॉन्ग ट्रेंड में रॉन्ग ट्रेड पे फंसोगे। ठीक है, तो उसको चलिए हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो चीज़ें। सबसे पहला है ट्रेंड। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है, या तो मार्केट जो है, स्टॉक जो है, या तो वो अप ट्रेंड में रहेगा, या तो वो डाउन ट्रेंड में रहेगा, या तो वो साइडवेज, या तो वो वोलेटाइल फेज पे रहेगा। ये चारों में से कोई एक ट्रेंड में मार्केट रहेगा, राइट। तो पहले तो आपको एनालाइज करना है कि ट्रेंड किस साइड में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो अगर हम लोग अदानी पोर्ट स्पेशल, ठीक है, मैंने आज इसका चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में, तो अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़े हुए नहीं हैं तो वहाँ पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो भी चार्ट्स आएंगी मैं वहाँ पर शेयर करूँगा, और ये जो भी कोर्स मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ यूट्यूब पे, ये कंप्लीट होने के बाद आपको भी वहाँ पे एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि वो चार्ट क्यों शेयर किया गया है, उसमें एनालिसिस क्या किया गया है और क्या उसका कारण है। अभी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको जो है लगभग एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह नज़र आएगा। तो ओवरऑल अगर आप इसको ट्रेंड का एनालिसिस करना चाहेंगे तो ये पहली बात है कि ये अप ट्रेंड में है, और दूसरी बात है कि ये इतने लंबे समय से लगभग 1 साल से एक एरिया में फंसा हुआ है। हाँ, डेफिनेटली ये जो रेंज है ये बहुत ब्रॉड है, ठीक है, लेकिन वो उस ब्रॉड रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, पहली पॉइंट हो गई आपकी ये कि आपको पता करना है कि ट्रेंड किस तरफ है। जिस तरफ में ट्रेंड रहेगा आपको ज़्यादातर टाइम उसी साइड में ही ट्रेड प्लेस करना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर कोई डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, अब चलिए पीसी चंद्र ज्वेलर्स का देख लेते हैं। अगर आप पीसी चंद्र ज्वेलर्स को देखेंगे तो ये पीसी चंद्र ज्वेलर्स जो है, अगर आप इसको कुछ इस समय से देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में बना रहा। डाउन ट्रेंड में बना रहने का मतलब क्या है, ये हाई है, ये एक लो है, फिर ये एक हाई है, फिर ये एक लो है, फिर ये एक हाई है, फिर ये एक लो है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी इसको ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। फाइनली जब थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि फाइनली में जब एक प्रीवियस स्विंग को, जैसे कि ये जो स्विंग है, इसको जब यहाँ पर ब्रेक कर दिया गया तो ये कितना एक रैपिड शूट आउट कर गया अपसाइड में। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये कभी भी अपने प्रीवियस हाई को कभी भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कभी भी कोई भी स्विंग जो है प्रीवियस स्विंग हाई उसको कभी भी ब्रेक नहीं किया जा रहा था। तो आपको अगर इसमें आई डोंट थिंक अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन अगर पहले अवेलेबल था तो आपको हमेशा शॉर्ट मारते जाना था। ठीक है, जब भी आपको ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक स्विंग बन रहा है, हाई बन रहा है,
देखिए कभी भी कोई भी स्विंग का हाई को ये ब्रेक कर नहीं रहा, ठीक है। तो जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा है आप शॉर्ट करते जा सकते हैं, ठीक है ना। सो ट्रेंड के साथ एक मैंने आपको अप ट्रेंड दिखाया, दूसरा मैंने आपको डाउन ट्रेंड दिखाया, ठीक है। उसके बाद होता है प्राइस एक्शन पैटर्न। अभी आप देखिए कि जैसे कि हम लोगों ने अभी अदानी इंटरप्राइज में, अदानी पोर्ट्स में अभी हम लोगों ने शायद से देखा था, राइट। सो अदानी पोर्ट में अभी हम लोगों को क्या दिख गया कि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया, ये पोल हो गया और ये उसका फ्लैग पार्ट हो गया। और अगर आपको इतना नाम नहीं भी जानना है तो ये नॉर्मल एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। बस इतना आपका जानने से भी होगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि हर एक का नाम पता हो, आपको रीज़न पता होना चाहिए कि क्या होता है इसके बीच में, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको दिख गया कि ये एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। तो सेकेंड पार्ट क्या हो गया आपका, चैनल फाइंड आउट करना या फिर पैटर्न फाइंड आउट करना। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इनफैक्ट जब मैंने भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग शुरू किया था कि मैं हमेशा हर चार्ट में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता था, बट वो रॉन्ग चीज़ है, ठीक है। आपको यहाँ पे ना रिजेक्शन करना आना पड़ेगा रैदर देन एक्सेप्ट करना, ठीक है। अगर आप दिमाग में हमेशा ये सोच के रखना कि मैं अभी 100 चार्ट्स देखने वाला हूँ, इस 100 में से मैं 90 को रिजेक्ट कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो फोकस से अगर आप रहेंगे ना तो आप कभी भी जो है ज़बरदस्ती किसी में, पहली बात है ज़बरदस्ती पैटर्न बनाने नहीं जाएंगे, और दूसरी बात है वहाँ पे आप एक्सेप्टेंस रेशियो कम रखने के चक्कर में आप बेस्ट वाले जो भी है चार्ट उन्हीं को आप निकाल कर लाओगे। जैसे कि यहाँ पे 200 स्टॉक है, तो अगर 200 में अगर नहीं जा सकता तो मैं अगर 100 देखने वाला हूँ तो मैं सोच के रख लूँगा कि 100 में ही 10 सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे पता रहेगा कि हर 10 में से मैं एक ही मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैं जो है जो भी चार्ट्स देख रहा हूँ उसमें मैं बहुत ही पिकी हो जा रहा हूँ और बहुत ही चूजी हो जा रहा हूँ, और मैं ज़बरदस्ती किसी में भी लाइंस ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइस एक्शन पैटर्न। तीसरा हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पिनिंग टॉप हो सकता है, राइट। उसके बाद फिर आपका, या फिर आप इनसाइड कैंडल देख रहे हो या कोई भी कैंडल देख रहे हो, चाहे बुलिश हरामी हो, बेरिश हरामी हो, ठीक है। आप 2 कैंडल का पैटर्न देख रहे हो, ट्विज़र टॉप देख रहे हो, ट्विज़र बॉटम देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है। और नाम की आपको ज़रूरत भी नहीं है कि अगर आपको नाम, ऐसा आप मत सोचना कि अगर आपको नाम नहीं पता है कैंडल्स का तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नाम पता नहीं होता, बट मुझे ये पता होता है कि ये जो कैंडल है ये एक्सप्लेन क्या करना चाहता है, ये जो पैटर्न बन रहा है ये एक्सप्लेन क्या करना चाहता है। दैट्स इट। अगर आपको इतना पता है तो आप ट्रेड करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये नाम क्या है, ये नाम हम ही लोग देते हैं, राइट। हमारे जैसे किसी और ने नाम दिया होगा, तो नाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप समझे कि वो हो क्यों रहा है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक के ऊपर ही जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि डिटेल्ड कवर होगा कि कैसे 2 या 3 कैंडलस्टिक के पैटर्न फॉर्मेशंस होते हैं वो, ठीक है ना। तो उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कैंडलस्टिक्स का जो वीडियो है, ठीक है, उसका मैंने बेसिक टू एडवांस वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें कवर किया हुआ है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल कैंडल बनती क्यों है, किस कैंडल का क्या नाम है और उसका रीज़न क्या होता है और उससे वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है कैंडल, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो कैंडल स्टिक है, जो नोवाइस ट्रेडर्स होते हैं वो कैंडल स्टिक अगर पैटर्न सीख जाते हैं या 2 से 3 कैंडल्स के बारे में सीख जाते हैं तो कहीं भी वो फॉर्म हो जाता है तो वो उस पर ट्रेड कर देते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ट्रेंड जानना पड़ेगा, उस ट्रेंड को जानने के बाद आपको वहाँ पे कोई प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है कि नहीं वो जानना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी आपका प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है उसके की लेवल पे वो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है या नहीं वो देखना पड़ेगा। सपोज तौर पर कि ये अगर मेरा चैनल पैटर्न है और इधर अगर मेरे को एक इनसाइड कैंडल बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना शुरू कर दूँ। अगर मुझे कोई भी पैटर्न देखना है तो या तो मैं उसको रेजिस्टेंस लेवल पे देखूंगा या तो मैं उसको सपोर्ट लेवल पे देखूंगा, बीच में कहीं पे भी ना इसका महत्व उतना ज़्यादा नहीं होता। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते। कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी फॉर्मेशन है, चाहे वो ट्विज़र टॉप हो, ट्विज़र बॉटम हो, कोई भी पैटर्न हो, उसको कहीं एक जगह होना पड़ेगा। या तो कोई चैनल पैटर्न आप बनाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ, ट्रायंगल पैटर्न बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन उसको, ये जो फॉर्मेशन है उसको या तो
कोई एज पे होना पड़ेगा जहां से कि टर्न हो सकता है, ठीक है, चांसेस ऑफ कि मार्केट टर्न कर जाए वो हो, ये आपको समझने की वहां पे जरूरत है, ठीक है। तो कहीं भी फॉर्मेशन हो जाएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। सो पहले ट्रेंड, फिर प्राइस एक्शन पैटर्न है कि नहीं वो देखना है, जबरदस्ती क्रिएट नहीं करना है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न, कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है या रेजिस्टेंस पे बन रहा है, ये आपको देखना है। उसके बाद आप देखते हो वॉल्यूम। नाउ आप लोगों ने जो अगर प्रीवियस वीडियो जो देखा था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर सर्टेन सर्ज आया है वॉल्यूम में, ठीक है, कि ऑन एन एवरेज ये लेवल पे चल रहा था और सडनली एक बहुत बड़ा स्पाइक आ गया वॉल्यूम का, ठीक है, तो वहां पे आपको सतर्क हो जाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चांसेस क्या होता है कि यहाँ से ये जो है पूरा का पूरा जो वॉल्यूम आया था इसके बाद ये धीरे धीरे वाइप आउट हो जाएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो जाता है। अगेन दिस इज नॉट अ रिवर्सल स्ट्रैटेजी, ठीक है, इट इज़ लाइक अ कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पर बहुत बड़ा बाइंग या सेलिंग हुआ और उसके बाद धीरे धीरे वो वॉल्यूम जो है वो वहाँ पे स्प्रेड आउट हो गया, ठीक है ना। और यही चीज़ आपको कैंडल में दिखेगा कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ा ग्रीन, मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद अगर रेड कैंडल्स बनता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे जो भी इतना बड़ा मूवमेंट आया था वो पूरा वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम, कि वॉल्यूम पे आपको नजर रखना है कि जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट देने जा रहा है और ब्रेकआउट के वक्त पे एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बना लेकिन अचानक से ह्यूज सर्ज आ गया, तो आपको समझ लेना है कि हाई चांस है कि यहाँ से ये फेल हो जाएगा। आई रिपीट, ब्रेकआउट के दौरान अगर आप देखते हो ह्यूमंगस सर्ज आ गया वॉल्यूम में, ठीक है, एक जो एवरेज चलता है उससे कई गुना ज़्यादा वॉल्यूम का सर्ज आ चुका है अचानक से, तो वहाँ पे आपको चांसेस ऑफ रिवर्सल आ सकते हैं। बट अगर ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम जो है धीरे धीरे करके राइज कर रहा होता है, ठीक है, मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज ये चल रहा था और ये थोड़ा सा ऐसे हुआ है, देन इट्स फाइन। बट अगर ये ऐसे ऐसे चलते चलते सीधा ऐसा एक पीक लगा दिया वॉल्यूम ने, तो फिर यहाँ पे चांसेस है कि वो वहाँ से फिर रिवर्स भी कर सकता है या फिर कूल डाउन हो जाएगा और वो आपका रियल ट्रेड नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको समझना है कि क्या आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो या रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आप सपोज तौर पर मान लीजिए कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है, अभी आप यहां पर नोटिस करिए कि यहां पे ये जब ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं ब्रेकआउट ट्रेड। क्या? ब्रेकआउट ट्रेड। यहाँ पे ये उस जो भी आपका पैटर्न है उसके बाहर निकल कर जा रहा है, इसलिए ब्रेकआउट। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हम लोग जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, रेंज बाउंड ट्रेडिंग, यानी कि जब भी ये यहाँ पे आ रहा है आप शॉर्ट कर रहे हो और जब भी ये यहाँ पे आ रहा है आप बाइंग की प्लानिंग कर रहे हो हर बार, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग करना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दो चीज़ सीखने को मिलेगा कि आप ब्रेकआउट ट्रेड करना चाह रहे हो या रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहे हो। दोनों सिनेरियोज पे आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है। ओवरऑल ये जो भी चीज़ें पहले मैंने 4 बताई वो तो डेफिनेटली देना है। उसके बाद आपको ये समझना है कि क्या हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या रेंज बाउंड ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सतर्क होना है। रेंज बाउंड ट्रेडिंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग के कंपेरिजन में ज़्यादा ईजी है। साथ में मैं आप लोग को ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि 4 या 5 बार अगर काम होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, मतलब 10 में 4 या 5 अगर ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, तो रेंज बाउंड में वो 6 से 7 बार हो जाते हैं, ठीक है। तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है वो ऑन एन एवरेज ब्रेकआउट ट्रेडिंग से ज़्यादा ही देखने को मिली है, मुझे देखने को मिली है, बाकी आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है। और ये सब होने के बाद जाकर आप फाइनली डिसाइड करते हो कि एंट्री कहाँ पे करना है, इसका एसएल कहाँ लगेगा। पहले आप समझ में आ रहा है आपको, मैंने एंट्री के बाद प्रॉफिट नहीं बोला, मैंने एंट्री के बाद डिसाइड किया कि एसएल कहाँ लगेगा, ठीक है। ये एसएल वगैरह एंट्री के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना क्वांटिटी ले सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंट्री और एसएल आपका रिस्क मैनेजमेंट में आ गया और अब क्वांटिटी कितना लेना है वो आपका मनी मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। 1000 रुपए का रिस्क लेने वाले हो या 1500 का लेने वाले हो, आपकी कैपिटल कितनी है उस हिसाब से। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत में ना पहले आपको चीज़ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है।
कोई भी एक दिन में महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, ठीक है। तो पहले आपको चीज़ को सीखना पड़ेगा। सीखने के वक्त आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अगर दिमाग लगाओगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए कि भैया स्टार्टिंग करने वाले हो तो लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है, तो उस समय आपको ज़बरदस्ती रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो आप उस समय क्या कर सकते हो कि आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल भी है तो आप 200, 500, 1000 का रिस्क लीजिए मैक्सिमम। वैसे तो 1000 रुपये एज अ 1% रूल से एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर को लेना चाहिए। आपको शुरुआती तौर पर 100-200 रुपये से ज़्यादा का रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। कब तक? 5-6-7 महीने तक एटलीस्ट, ठीक है, जहाँ पे आप पैसे कमाने नहीं, आप समझने आ रहे हो कि ये जो भी स्टेप्स है क्या आप इसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो। अगर फॉलो कर रहे हो और उसके बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है तो जाकर फिर आप उसमें धीरे धीरे करके रिस्क का साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं। और हमेशा याद रखिए 2% से ज़्यादा कभी भी अपने कोई भी सिंगल ट्रेड पे रिस्क मत लीजिएगा। इससे जो है आपका पैसा सेफ रहेगा और आपको स्ट्रेस भी कम रहेगा, ठीक है। तो एसएल डिसाइड होने के बाद आप टारगेट या तो ट्रेलिंग एसएल ये डिसाइड कर लेंगे। याद रखिए, अगर आप एक ट्रेडर है तो आपके दिमाग में पहले से ना क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं अपने ट्रेड्स में टारगेट डिसाइड करने वाला हूं या ट्रेल एसएल करने वाला हूं, दोनों में से कोई एक, लेकिन पहले से आपको डिसाइडेड रहना चाहिए और ये बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। आज अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आज से नेक्स्ट 100 ट्रेड्स के लिए मैं टारगेट पहले से डिफाइन करके रख दूंगा और टारगेट आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, तो आप वही करेंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आज आपने डिसाइड किया कि मैं टारगेट डिसाइड करके काम करूंगा तो नेक्स्ट 100 ट्रेड्स तक, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं करेंगे और टारगेट डिफाइन करेंगे और वहां पे आते ही आप एग्जिट कर देंगे। क्लियर है? ये आप मेंटेन करेंगे। अब अगर आपने टारगेट यहां से आपने एंट्री लिया, आपका टारगेट यहां का है और मार्केट यहां से आके घूम गया, आपको तब लगने लगेगा कि यार एसएल ट्रेल कर लेता तो कम से कम इतना तो प्रॉफिट बन जाता, यहाँ पे वो भी नहीं बना। तो आप ये भी दिमाग में थॉट नहीं ला सकते, ठीक है। और दूसरी बात कि ये एंट्री करने के बाद ये आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया और ये ऊपर और 10-15% चला गया, वो भी आप वहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि आप टारगेट डिफाइन करेंगे। और ठीक उसी प्रकार से अगर आप ट्रेल करते हो तो ट्रेल में भी अगर आप सोच लेते हो कि ट्रेल करने वाले हो तो 100 ट्रेड्स तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे और आप ट्रेल ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फिर बीच में समझ में आ रहा है कि यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप टारगेट तक निकाल दे रहे हो, ठीक है। ये सब आप चीज़ नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते अपने सिस्टम को, नहीं तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका सिस्टम क्या जनरेट कर रहा है। एक्चुअली में ये आपके लिए एक बिजनेस है। अगर बिजनेस में आपको पता ही नहीं है कि क्या एक्शन लेने से क्या रिजल्ट मिल रहा है, और एक्शन लेने से रिजल्ट मिल रहा है ये आपको पता चलता है जब आप एक सर्टेन चीज़ को सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हो। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको वो समझ में भी नहीं आने वाला कि वो रिजल्ट एक्चुअली में दे क्या रहा है। 1-2 ट्रेड करके आपको कुछ स्टैट्स पता नहीं चलने वाला, आपको 30-40 ट्रेड्स करने पड़ेंगे तब जाके आपको वो चीज़ को समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल जो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मोर और लेस ये चीज़ को फॉलो करके किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या यार ये 6 से 7 चीज़ अगर हम देख के करेंगे तो क्या बहुत टाइम लग जाएगा? इनिशियल स्टेज में यस, लेकिन अगर आप 15-20 दिन तक लगातार अगर 50-100 चार्ट्स अगर आप देखते हो तो फिर ये आपको एक मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपका कुछ काम है या नहीं है, क्या ये चार्ट आपके लायक है या नहीं है। इट वोंट इवन टेक यू अ मिनट, ठीक है। तो आपको ये फटाफट समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। बॉलिंग करना है, बैटिंग करना है, ये सभी चीज़ें सबको पता है, ठीक है, लेकिन उसकी टाइमिंग करना, ठीक है, कौन से शॉट को मारना है, कौन से शॉट में डॉज कर देना है, किस में आपको डक पे कब आपको डक में आउट होने से आपको क्या करने से आप डक पे आउट नहीं होंगे, ये सब आपको समझना है। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक स्ट्रैटेजी से आज फील्ड पे उतरे, वो काम नहीं किया तो नेक्स्ट दिन स्ट्रैटेजी नेक्स्ट बदल दे रहे हो, उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी बदल दे रहे हो और इस तरीके से चलते जा रहा है। इट कैन नॉट हैपन, ठीक है। आप लूज़र बन के घूमते फिरोगे, इट वोंट वर्क। सो आपको यहाँ पर अब हम लोग धीरे धीरे जो भी नेक्स्ट क्लासेस होंगे वहाँ पर इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया, इसमें कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।